एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं ऋतु अग्रवाल माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है एक शाम कलमकारों के नाम, जिसमें हम आपको प्रतिभाशाली एवं बेहतरीन रचनाकारों से मिलवाते हैं, जिनकी रचनाएं हमें प्रभावित करती हैं, आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं और आंदोलित भी करती हैं। आप सभी जानते हैं कि कलम के जादूगर के फेसबुक मंच पर प्रतिमाह एक मासिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसका नाम है केकेजे साहित्य रत्न। इस प्रतियोगिता के 3 चरण होते हैं और तीसरे और अंतिम चरण के पश्चात रचनाओं की लोकप्रियता, श्रेष्ठता और गुणवत्ता के आधार पर केकेजे साहित्य रत्न का चुनाव किया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम रूबरू होंगे हमारे फरवरी माह के केकेजे साहित्य रत्न से पुरस्कृत कवि श्री विशु तिवारी जी से। कवि विशु तिवारी जी, जिनका पूरा नाम विजय कुमार तिवारी जी है, ये मूलतः गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में संस्कृति और वीरता की धरती राजस्थान के बीकानेर में निवासरत हैं। विशु जी ने गणित और भौतिकी से स्नातकोत्तर किया है। इन्होंने बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। इनके 5 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और एक बाल संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। इन्होंने कई मंचों से अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं विशु जी का स्वागत उन्हीं की कुछ पंक्तियों द्वारा करना चाहूंगी। पर मैं कब हारा हूं कांटों से, पर मैं कब हारा हूं कांटों से, घबराया कब तूफानों से, घबराया कब तूफानों से, मैं आंधियों से लड़ता जाऊंगा, टकराऊंगा चट्टानों से, बाधाओं को पार कर सफलता के द्वार पर, बाधाओं को पार कर सफलता के द्वार पर अपने सपनों का ध्वज लहराऊंगा, अपने सपनों का ध्वज लहराऊंगा। विशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार विशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपको केकेजे साहित्य रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया है। और विशु जी, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लेखन यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई? जी वैसे तो लेखन यात्रा मेरी 98 में 1998 में एक भीषण बाढ़ की चपेट में हमारा पूरा गांव आ चुका था और उस समय वो विभत्स रूप देखते हुए कुछ लिखने का मैंने प्रयास किया था और वहीं से मैंने एक लिखा था कि रे व्यथित मन सोचता है क्या यहाँ, प्रेत जैसी रेत लगती है यहाँ। क्या? तो इस तरह की एक कुछ लाइनें मेरे मन में आई थी। वो मंजर था 98 का, लोग भाग रहे थे, बाढ़ की विभीषिका थी, लोग घर डूब रहे थे, पशु और मानव की कोई कद्र नहीं थी, वो पानी में वैसे ही मतलब लाशें बह रही थी, कोई पकड़ने वाला, कोई उनको देखने वाला नहीं था। जो गांव के गांव बह गए थे उसमें हम लोग खुद थे, सहायता के रूप में, सहायक के रूप में थे, लोगों के सामान को इधर से उधर करना, लोगों को व्यवस्थित करना। तो उस बाढ़ की विभीषिका में देखने के बाद मेरी लेखनी थोड़ी सी खुली थी, लेकिन बीच में कुछ समय तक ये बंद हो गई थी क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी एक कवि के पास होती है जी बिल्कुल। और उन व्यक्तिगत कारणों से लेखनी को विराम मिला था। फिर ये कोरोना अचानक प्रकट हुआ और इसने एक तरह से बेरोजगार सा बना दिया।
और घर में पैक रहना, और उसमें न्यूज चैनल पे लगातार वो नेगेटिविटी देखते देखते दिमाग एकदम भंडाने लगा। तो मैंने सोचा रास्ता क्या हो सकता है इनसे बचने के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। तो मुझे महसूस हुआ कि एक साहित्य ही ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति विषम परिस्थितियों को भी हंस के झेल सकता है। बिल्कुल। साहित्य साहित्य किसी भी व्यक्ति को वो संबल प्रदान कर सकती है जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस को बना करके आगे की ओर बढ़ सकता है, और किसी भी विषमताओं से वो पार निकल करके पुनः एक विकास के पथ को अपना सकता है। तो वहां से फिर मेरी ये लेखनी शुरू हुई, और मैंने लिखना शुरू किया। फिर विभिन्न पटल से जुड़ते चले गए, और कई पटल पकड़े, फिर वो छूटा, ऐसा उतनी संतुष्टि नहीं मिली। कहीं कुछ जगह पे कुछ अहम टकराए, कुछ वहम रहा, तो इस तरह से लेकर के कुछ पटल पकड़ते रहे, छूटता रहा। और ज्यादा विधाओं का ज्ञान भी मुझे नहीं था। मैं तो ये पढ़ना शुरू किया, फिर विधाओं पर तो धीरे धीरे उसमें जुड़ना शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों से डांट भी मिली, बहुत सारे लोगों ने वो कुछ लोगों ने अपमानित भी किया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों लिखते हो, ऐसा क्या करते हो। तो इस तरह से करके काफी धीरे धीरे तब तक आपका पटल मुझे मिला। सरिता जी ने मेरे को कहीं से जोड़ा उसमें। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये पटल कुछ अच्छा कर रहा है। तो मतलब जी, आपकी जो लेखन यात्रा है वो विपत्ति काल से शुरू हुई, विपत्ति काल से। फिर उसके बाद में एक विराम आया और उसके बाद में जी, फिर शुरू हुई। फिर ये जो आपने कहा कि कुछ पटल ने कहा ऐसा क्यों दिखते हो और ऐसा क्यों लिखते हो? अ, ये साहित्य में नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। सब ठीक है, लेकिन सबकी अपनी-अपनी सोच है और ख़ैर आप आज यहाँ हैं और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपका लिखा हुआ सराहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपनी एक रचना ज़रूर सुनाइए। एक छोटी-सी जी, रचना हो जाए उसमें जी। एक घटना घटी थी, आपको भी याद होगा, कोरोना काल में जी, कुछ मजदूर निकल रहे थे अपने घरों को, जा रहे थे, पलायन। और रेल की पटरी पर ट्रेन आई और वो कट गए थे। हुँ, तो उस पर मेरी कुछ रचना, मैंने कुछ लाइनें लिखी, उसको मैं सुना रहा हूँ। जी ज़रूर। थिरक उठा काल जब कपाल पे मजूरन के, थिरक उठा काल जब कपाल पे मजूरन के, नंगे पांव घर को सब बाहरी निकसी पड़े। श्रावक हरिन बनी भरत कुलाच लखी, श्रावक हरिन बनी भरत कुलाच लखी, सिंह साव काल देखो घात अब लगावत है। भागत है दौरी दौरी पहुंचन को ठौरी ठौरी, ठौरी ठौरी का मतलब होता है अपने आवास को, अपने घर को। तो भागत है दौरी दौरी पहुंचन को ठौरी ठौरी, ले के हथेली पे प्राण बढ़ी जावत है। अस्वेद से भिजे है तन श्रांत क्लांत मलिन मन, स्वेद से भिजे है तन श्रांत क्लांत मलिन मन, बैठी बैठी नैनन से नीर बरसावत है। और विधि के विधाता जब ऊपरी बुलावे तब, विधि के विधाता जब ऊपरी बुलावे तब, बन के शिकारी यहाँ जाल फैलावत है। अशांत क्लांत हो मजूरी बैठ रहे पटरी पर, श्रांत क्लांत हो मजूर बैठी रहे पटरी पर, गठरी को खोली श्रमिक भोग अब लगावत है। ताता थे करत रहे तांडव काल, ताता थे करत रहे तांडव काल, मध्य निशा देख कैसा माया फैलावत है। मिटाई जठ रागनी के लेट गए पटरी पे, अपने रोटी खाने के बाद वो पटरी पर ही लेट गए थे मजदूर विराम करने के लिए। मिटाई जठ रागनी के लेट गए पटरी पे, पसरी पसरी यत्र तत्र क्लांति सब मिटावत है। अब मादंगी से त्रस्त श्रमिक, मादंगी मतलब ज्यादा क्लांत होना, ज्यादा थका हुआ होना, मादंगी से कष्ट
और मद में चूर थे, मैं वो थकान में चूर थे। मादंगी से त्रस्त श्रमिक निद्रा के आगोश रहे, का रहे पता कि उन्हें काल दौरावत है। रेल के आकार धरी हरस चले काल, अब काल भी अपने अलग अलग भिन्न भिन्न आकार लेकर के लोगों के पास पहुंचता है, उसका कोई रूप नहीं होता कि किस रूप में वो लोगों के पास पहुंचेगा। तो उस पर मैंने लिखा, रेल के आकार धरी हरस चले काल, अब निशा बीच श्रमिकन को यमलोक पहुंचावत है। किसका कसूर है न जिम्मेदारी लेत कोई, किसका कसूर है न जिम्मेदारी लेत कोई, बार बार घरियाली आंसू ही बहावत है, बार बार घरियाली आंसू ही बहावत है। ये हमारे भारतीय राजनीति का एक बड़ा ही घिनौना रूप है, जिसमें कोई भी घटना घटती है तो उसके प्रति वो केवल एक टाल मटोल करने वाले तरीके में आ जाते हैं कि इसमें दोष हमारा नहीं है, उनका है, उनका दोष नहीं इनका है, बिल्कुल। जो अक्सर हमें टेलीविजन पे मिलता रहता है। तो उस पर मैंने ये 2 लाइन उनके लिए लिखा था कि इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन सभी उस पर केवल आंसू बहा रहे हैं, इससे क्या होने वाला है उन मजदूरों का। सिर्फ संवेदनाएं तो ये प्रकट कर मैंने, देने से शब्दों में उनका दुख कम नहीं हाँ, हो जाएगा। तो ये मैंने 4 लाइनें लिखी थी उस समय। जी। जी तो ये एक मार्मिक रचना और यथार्थ को दिखाती हुई हम सब इस कोरोना काल में कुछ ऐसी घटनाओं के साक्षी बने हैं जिनके लिए शायद हमें हमेशा दुख ही रहेगा जी कि मजदूरों को पलायन करना पड़ा, अपने देश में विस्थापित सा महसूस करना बिल्कुल बहुत दुखद होता है। बहुत सुंदर रचना और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। पर रचना इतनी मार्मिक थी कि आपको वो सोचने पर विवश कर देती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और जी हमारे मतलब जो हमारे नागरिक भाई हैं और भी जो भारतीय हैं, वो किन परिस्थितियों में हैं और क्या-क्या उन्हें सहना पड़ रहा है। आपकी जैसे एक जी पंक्ति थी, लेके हथेली पर प्राण लिए जाते हैं। जी बहुत मार्मिक, बहुत ही सुंदर रचना विशु जी। तो विशु जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हिंदी साहित्य में ख़ासकर जैसे कि आपने कहा कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने लिखना भी शुरू किया। उसी तरीके से बहुत सारे पटल भी फ़ेसबुक पर आए। जी बहुत से हिंदी साहित्यिक पटल हैं फ़ेसबुक पर। तो हमारा जो मंच है, कलम के जादू पर, तो वो आपको औरों से कैसे भिन्न लगता है? क्या आपको लगता है कि हम कुछ अलग हैं? तो कृपया इस पर आप प्रकाश डालिए। जी इसके तो सबसे पहली बात इसकी मुझे ये अच्छी लगी कि जो प्रतियोगिता में जो विषय दिए जाते हैं, एक तो वो विषय इतने सारगर्भित होते हैं कि लिखते समय जो भी कवि होगा, चाहे जो भी उस पर लिख रहा होगा प्रतियोगिता में, उसको एक बार उन तथ्यों को खंगालना और पढ़ना तो निश्चित है। बिल्कुल। ये एक प्रेरित करता है। एक प्रतियोगिता की एक विधा मैंने देखी है कि, और वास्तव में बड़ी विलक्षण विधा लगी और मंचों की अपेक्षा ये काफी अच्छी लगी मुझे, कि पढ़ना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल। लिखने से पहले उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, लेकिन उसको बिना पढ़े कोई एक व्यक्ति लिख नहीं पाएगा, एक लाइन नहीं लिख सकता। जी। दूसरी चीज ये देखी कि वास्तव में इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो अन्य मंचों पे हमको लगता है कि वर्चुअली जुड़े हुए हैं, वो वर्चुअल रूप में जुड़े हुए हैं, इंटरनली वो कनेक्ट नहीं हो पाए। दिल से नहीं लेकिन जुड़े। लेकिन इस मंच पे मुझे ये दिखता है कि वास्तव में लोग दिल से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बड़ी बात अच्छा, कही आपने। दूसरी चीज ये है कि इस पटल की एक और भी विशेषता ये मुझे लगी कि इतनी सहृदयता है लोगों में, इतनी सहृदयता और इतना सामंजस्य और इतना मतलब प्रेम जो एक दूसरे को देते हैं इसमें पटल, चाहे वो साहित्य को सिखाने के प्रति हो और चाहे उनको उत्साहित करने के प्रति, इन सभी चीजों में एक अलग प्रकार का एक उत्साह नजर आता है। जैसे पूजा जी हैं, तो पूजा जी भी जो विषय डालती हैं वास्तव में वो बड़ी गूढ़ता के साथ देती हैं विषय। बिल्कुल। और
विषय ढूंढना, छायावाद को ढूंढना, फिर प्रगतिवाद उसमें लाना, फिर उसमें बहुत सारी विधाओं को लेके आना, उसमें ढूंढ ढूंढ करके 4 चरणों में उसको बांटना कि किस चरण में हमें किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है। ये एक अच्छी सीख होती है, जो लिख रहा है उसको भी सीखने के लिए। और खास करके मैं अपनी बात करूं तो वास्तव में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी ये बहुत आपका कुछ बड़ा सीखा है पुण्य और है। बहुत कुछ आत्मसात किया है इसे। मैं उसमें जी श्रेयस जी हैं, या जगन्नाथ राय जी हैं, या आईजे सिंह जी हैं, मनोज द्विवेदी जी हैं, ये इन लोगों का है। फिर वो एक और वो ढिंडरू जी करके आता है, एक नाम आता है उसमें, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सारे जो प्रतियोगिता में जो दिए जाते हैं, मैं देखता हूँ वास्तव में लोग अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद वो ऐसे विषय को डालते हैं कि रियल में जो नहीं अध्ययन करने वाला रहेगा वो भी अध्ययन करे। जी तो एक तो ये चीजें मेरे को बहुत, मतलब अंदर तक इसको मैं अपने बिठा के रखता हूँ, और उसको समझा, और वास्तव में ये मंच मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारी एक छोटी-सी कोशिश होती है कि जब भी कोई विषय दिया जाए, तो कम से कम कोई जाकर उन्हें, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र नहीं हैं, जैसे कि आप और मैं, हम दोनों ही जी विज्ञान संकाय वाले लोग हैं, जी तो कम से कम आप बिल्कुल। ढूँढें, क्योंकि आपके पास में सुविधा है आज के समय में ढूँढने की, और शायद उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी यदि आप प्राप्त कर सकें, तो कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर भरता है। जी जी तो बस वही छोटी-सी कोशिश करते हैं, और फिर सभी रचनाकारों का बहुत प्यार मिलता है कि वो पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके आधार पर नियमानुसार रचना लिखने की कोशिश करते हैं। जी तो बिल्कुल। ये सब आप ही लोगों का प्रयास है कि आप लोग उसमें आगे बढ़ते हैं और भाग लेते हैं। तो जी जी, नहीं नहीं, इसमें इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस मंच पे आप लोग का भी इतना योगदान है, उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता कभी। जी, बहुत धन्यवाद। आपके सुंदर शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो विशु जी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे रचनाकार हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं। तो यदि आप इधर अभी आप बताना चाहें, यदि उनका नाम, कि कोई ऐसे रचनाकार जो हमारे मंच पर हैं और जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं जिनकी लेखनी से, और कारण भी बताना चाहें तो ज़रूर। जी, एक तो लगभग 5-6 लोगों के नाम है, मैं किसके नाम बताऊं। सबसे पहला नाम हाँ, सबसे इसलिए मैंने पहला कहा कि नाम यदि आप बताना चाहें तो, क्योंकि ये जी, धर्म संकट के समान है। सबसे पहला नाम श्रेयस जी का है। जी, मैंने उनके वो राम रामायण की जो कविताएं सुनी, वास्तव में वो, जी, उस लेखनी को सलाम है, उस लेखनी को वंदन है मेरा। दूसरी चीज, पूजा जी की कुछ गजलें मेरे को बड़ी पसंद आती है। जी, बिल्कुल। पूजा जी की, अच्छा, पूजा जी की आवाज भी बहुत गजब की है गजल के प्रति। बहुत सुंदर। ठीक है। आपकी रचनाएं भी मैंने कई वो पटल से निकाल निकाल के मैंने पढ़े, अच्छा। तो वो भी अच्छे लगते हैं। आईजे सिंह जी की रचनाएं बहुत मजी हुई आती हैं। जी, जगन्नाथ राय जी हैं, वो मनोज द्विवेदी जी की रचनाएं, मजी हुई रचनाएं आती हैं। जी, इनकी भाषा शैली सबकी, और हाँ शब्द हाँ, शब्दों का संयोजन चयन बहुत, बहुत बहुत अच्छा। उच्च कोटि के शब्दों का चयन इसमें वैसा ही है। आपका भी रहता है सर। अरे मैंने बहुत सारी रचनाएँ पढ़ी आपकी, तो होता है कि एक चुन-चुन कर शब्द लाना और फिर उनको जी रचना में पिरोना, तो आपकी भी रचनाएँ बहुत सुंदर रहती हैं। तो सर, इसी बात पर आपकी एक रचना और हम सुनना चाहेंगे। दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया सुनाइए। मैं कान्हा जी पर एक सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि होली चल भी रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल। लेकिन कुछ संदेश भी है और कुछ चीजें हैं। हे प्रियतम, हे मधुसूदन, हे प्रियतम, हे मधुसूदन, कब आओगे ब्रजधाम। हे प्रियतम, हे हे मधुसूदन, कब आओगे ब्रजधाम। निस दिन बाट
निहारूं तेरो निस दिन बाट, निहारूं तेरो आ जाओ घनश्याम। हे प्रियतम हे मधुसूदन, कब आओगे ब्रजधाम। पन घट सूना, घट घट सूना, पन घट सूना, घट घट सूना। देखो यमुना का तट सूना, लता त्याग दी शीतलता को, लता त्याग दी शीतलता को। ग्वाल बिना सब मधुबन सूना। हे बनवारी मदन मुरारी, हे बनवारी मदन मुरारी, आ जाओ हे श्याम। निस दिन बाट निहारूं तेरो, आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम। नहीं सुहाता खग के बोली, नहीं सुहाता खग के बोली। व्यर्थ बहे यमुना अलबेली, व्यर्थ बहे यमुना अलबेली। गुंजित वृथा कमल पर भंवरे, गुंजित वृथा कमल पर भंवरे। किरण चंद्र व्याकुल करे हेली। हे घटवासी हे अविनाशी, हे घटवासी हे अविनाशी। बैरनी साँझ बिहान, निस दिन बाट निहारूं तेरो, निस दिन बाट निहारूं तेरो। आ जाओ घनश्याम, हे प्रियतम हे मधुसूदन। तो ये मेरी एक रचना। बहुत ही सुंदर रचना। मतलब ये ब्रजवासियों की पुकार कहना जी को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए खग भी नहीं गा रहे हैं और यमुना भी उदास है। बहुत सुंदर रचना और आपकी ये जो प्रस्तुति थी, आपकी शैली बहुत सुंदर, बहुत ही अ, सुरमय गायन, बहुत ही अच्छी रचना विशु जी। धन्यवाद। तो विशु जी अब इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे पटल से प्रतिदिन कुछ न कुछ रचनाकार जुड़ते हैं और भी नए रचनाकार जुड़ते जा रहे हैं। और कई लोग हैं जो अभी अपने रचना के मतलब लेखन के उसमें शैशव अवस्था में ही हैं, उनकी यात्रा भी शुरू हुई है। तो आप ऐसे नए रचनाकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे कि वो उसको आत्मसात करके अपने लेखन में सुधार कर सकें और उससे उन्हें देखिए, आपके अनुभव का लाभ भी मिलेगा? जिस प्रकार से मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सरिता में जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है, बिल्कुल, वैसे ही जीवन में व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया में भी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें कभी भी पुरस्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब हमारे अंदर निरंतरता आती जाएगी, हम उसमें ढलते जाएंगे और जब उससे सुगंध निकलना शुरू होगा, वह हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो। पुरस्कार वो है कि जब लोग हमें सुने, वही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें हमेशा एक निरंतर सीखने की किसी भी पटल से हम जुड़े तो हमेशा एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। और सतत प्रक्रिया जो सीखने की है, यही हमें आगे ले जाकर के पहले पायदान पर रख देती है। बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि साहित्य एक ऐसी विधा है
जिसमें अभी भी और कभी भी सीखने की एक जो है प्रक्रिया निरंतर बनी रहेगी। कुछ न कुछ नयापन उसमें जरूर आएगा। और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हम भी पूर्ण नहीं है, हम भी अभी बहुत कुछ सीखते हैं। और दुनिया में हम जानते हैं कि साइंस की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटम ही पूर्ण नहीं है। यदि अ, जो अक्रिय गैसें हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ने के बाद बाकी जितने भी एटम्स है प्रकृति के लगभग 95% 98% एटम्स तो जो है अपूर्ण है। और इसी पूर्णता के लिए वो एटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सीखते हैं, लेते हैं, जोड़ते देते हैं। हैं। आप तो बिल्कुल। साइंस की हैं तो वो समझ रही है। जी, बिल्कुल। तो ये पूर्णता के लिए ही सारी चीजें हो रही है। जी, और कभी भी साहित्य में या किसी भी विधा में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे किसी भी विधा में रहे, किसी भी साइड से रहे, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जिस दिन हम पूर्ण हो गए उस दिन हमारा नष्ट होना भी तय है। बिल्कुल। इसलिए कभी भी पूर्णता का एहसास तो होना ही नहीं चाहिए कि हम पूर्ण हो चुके हैं। ये है। और मैं यही हुँ, चाहूंगा अपने नवांकुर से, जो भी नए लोग पटल पे जुड़ रहे हैं, जो अच्छे लिख रहे हैं या जो अच्छे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भी नए लोग आ रहे हैं, हमेशा वो ये मान के चलें कि हम कभी भी पूर्ण नहीं है। हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखना ही है। और वो सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी के द्वारा ही हो सकती है। तो इसलिए जिससे भी मिले उससे कुछ सीखने का प्रयास। बहुत ही बड़ी और गहरी बात कही आपने विशु जी, वाक़ई में क्योंकि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जो अच्छे शिष्य होते हैं, जो निरंतर सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि सीखने वाला तो एक छोटे से बच्चे से भी कुछ भी सीख लेता है और जब हमारे भीतर वो आ जाता है कि मुझे सब आता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो उस दिन से पतन सुनिश्चित हो जाता है। वो तो हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है। जी भी। तो बहुत ही बढ़िया। तो विशु जी अब चलते-चलते आपकी एक छोटी-सी रचना और हो जाए। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ एक इतिहास पे अपनी बुक भी लिख रहे हैं कि भारत विश्वस्य मातरः नाम से एक जी। पुस्तक आने वाली है, जो अप्रैल तो लास्ट तक या मई तक। जो आप ये रचनाएँ लिखते हैं, मैंने कई सारी आपकी रचनाएँ पढ़ी हैं जी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, जी। तो वो सब उसी पुस्तक का ही अंश होंगी? अच्छा। हाँ, वो उसी पुस्तक के अंश जी। है। तो मैं अपनी एक रचना सुना रहा हूँ, तन मन जी, कंचन कैसे। ये एक मैंने लिखी थी कविता। स्वागत है। नदियां रूठ गई सागर से, बारिश रूठ गई बादल से। नदियां रूठ गई सागर से, बादल रूठ गए सागर से। खाली पंसा रेत बिछा है, बूंद बूंद को जीवन तर से। खाली पंसा रेत बिछा है, बूंद बूंद को जीवन तर से। तड़प रहा सागर मिलने को, मिलन ये पावन कैसे होगा। तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। जो गुरुकुल आदर्श पढ़ाते, संस्कृति का सद्भाव सिखाते। जो गुरुकुल आदर्श पढ़ाते, संस्कृति और सद्भाव सिखाते। मानवता और दान धर्म का त्याग तपस्या क्षमा सिखाते। सदाचारी गुरु शिष्य की मिटी सीमाएं, सदाचारी जन कैसे होगा। तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। आडंबर से घिरा है मानो, आडंबर से घिरा है मानो, नोच रहा तन बनकर दानो। मंदिर मस्जिद भटक रहा है, मन मंदिर में ला करता मानो। आडंबर से घिरा है मानो, नोच रहा तन बनकर दानो। मंदिर मस्जिद भटक रहा है, मन मंदिर कहता मैला मानो। गंगा जल से रोज नहाकर मन पवित्र यह कैसे होगा। तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा।
मंचों पर प्रवचन पावन है, मंचों पर प्रवचन पावन है, आदर्शोन्मुख मन भावन है। दृश्य भयानक पट के पीछे पाखंडी का रूप डरावन है। अगर सुधारक भ्रष्ट बन गया जग सुधार फिर कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। सभा बीच अपमानित नारी लाज बचाए आगिरधारी, सभा बीच अपमानित नारी लाज बचाए आगिरधारी। रावण किया हरण सीता का हाथ लगाया नहीं पुकारी। जिस्म बेचता खड़ा युधिष्ठिर शील हरण बंद कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। बंजर धरती ठूंठ खड़ा तरु, बंजर धरती ठूंठ खड़ा तरु, खोया उपज बना दिया मरु। खरपतवार बने ताकतवर, गमलों में अब उगते तरवर। बंजर धरती ठूंठ खड़ा तरु, खोया उपज बना दिया मरु। खरपतवार बने ताकतवर, गमलों में अब उगते तरवर। बाढ़ खा रही खुद खेतों को, हरित क्रांति अब कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। अंतिम कड़ी है इसकी। गोधन नंदन वन फिरती, गोरस की थी गंगा बहती। गोधन नंदन वन फिरती, गोरस की थी गंगा बहती। माखन और मलाई खाकर दिन भर तन में मस्ती रहती। पेप्सी कोला पैक दूध से हृष्ट पुष्ट तन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा, तन मन कंचन कैसे होगा। तो ये बहुत खूब विशु जी। मतलब ये भी एक यथार्थ है, कटु सत्य कि हमें सब कुछ अच्छा-अच्छा चाहिए, लेकिन नियमों का हमें कोई भी पालन नहीं करना है। अपने अनुसार हर चीज़ का दोहन करना है और फिर भी हमें चाहिए कि हम स्वर्ग से सुंदर जगत में रहें। तो बहुत ही सुंदर, बहुत आंदोलित करती हुई रचना। मैंने कहा ना कि आपकी रचनाएँ हमें आनंदित भी करती हैं, प्रेरित भी करती धन्यवाद। हैं और सोचने पर विवश भी करती हैं कि वाक़ई में हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना विशु जी। तो विशु जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकर और मैं आशा करती हूँ कि जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जो भी नए कलमकार हैं, वो आपके दिए हुए सुझावों से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने लेखन में सुधार करेंगे और आपका कीमती समय हमने लिया और आपने हमें इतना समय दिया, इतनी सुंदर-सुंदर रचनाएँ सुनाई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं मंच का भी आभारी हूँ और साथ ही साथ श्रेयस तिवारी जी का भी आभारी हूँ और मंच के सभी निर्णायक मंडल का भी आभारी हूँ कि मुझ जैसे व्यक्तित्व को आपने इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। जी, हालांकि आप इस मैं अभी ऐसा नहीं हूँ कि मैं उस प्रतियोगिता में उस प्रथम स्थान तक आ पाऊँ। मैं तो अभी सीख रहा हूँ और ये निर्णायक मंडल को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच को भी मेरा कोट कोट नमन है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा मानते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि केकेजे साहित्य रत्न रचनाओं की गुणवत्ता, लोकप्रियता और उनकी सुंदरता के जी जी। आधार पर दिया जाने वाला सम्मान है, तो आप इसके पूरी तरह पात्र थे, इसीलिए आपको ये पुरस्कार दिया गया और पुनः आपको धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान श्री विशु तिवारी जी, जिनसे हमने उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जाना और उन्होंने हमें अपने कुछ सुझाव दिए, जिससे हम रचनाकार कुछ नया सीख सकें और कुछ अपने लेखन में सुधार कर सकें। तो एक शाम कलमकारों के नाम का यह कार्यक्रम अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और आपसे वादा करती हूँ कि अगले सप्ताह हम फिर हाज़िर होंगे एक बेहतरीन रचनाकार के साथ उनकी
साहित्यिक यात्रा को लेकर। तब तक के लिए हमसे हमारे फेसबुक पटल से और व्हाट्सएप पटल से जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।